हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हर ट्रेडर की जरूरत है। ठीक है, तो क्या टॉपिक क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का टॉपिक है। तो मैं आपको 5P फॉर्मूले से बताने वाला हूं कि एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या क्या करना चाहिए और उसके पास क्या क्या टूल होना चाहिए, किन किन चीजों की नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या उसके पास रहेगा तो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो सबसे पहला जो पी है, प्लान। प्लान क्या होना चाहिए? एंट्री और एग्जिट प्लान पहले से होना चाहिए कि कब आपको एंट्री करना है, किस बेसिस पे एंट्री करना है और कब आपको एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। दूसरा, पेशेंस होना चाहिए। जो भी आपने प्लान बनाया है, एंट्री और एग्जिट प्लान, देखो कोई भी ट्रेडर है, हर ट्रेड किसी का भी सही नहीं होता, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस ले ले, कितनी भी नॉलेज ले ले, सभी के सभी ट्रेड किसी के प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो इस केस में कई बार क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस भी जाएंगे, लॉस भी लगेगा। तो इस केस में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, परसिस्टेंट होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? जो भी आपने प्लान बनाया है, बार बार लगातार उस पे आप टिके रहो, निरंतर उसके करते रहो, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेन पॉइंट्स क्या है कि आपके पास परसिस्टेंस होना चाहिए। चौथा पी है साइकोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फियर और ग्रिड एक ऐसा चीज है कि आपको ट्रेडिंग के टाइम पे जब आप ट्रेड करते हो तो कई तरीके से आपको परेशान करता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपकी साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए। कभी भी जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बैठ रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैनिक में हो या बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो रहे हो। बहुत ज्यादा पैनिक और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ये दोनों चीज आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और लास्ट और सबसे मेन, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ये फिक्स होना चाहिए कि पर ट्रेड क्या प्रॉफिट आप लेने वाले हो, और अगर मार्केट का डायरेक्शन आपके अपोजिट में जा रहा है, अगर आप गलत हो रहे हो, तो क्या लॉस आप लेने वाले हो। अगर ये प्लान सब कुछ पहले से होगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक में आ रहे हो, या प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा आप ग्रीडी हो रहे हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप बचे रहोगे। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे कि क्या प्लान होना चाहिए एंट्री और एग्जिट का। तो यहां पे प्लान आप कैसे करोगे? सेट अ क्लियर स्ट्रेटेजी। आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए किस तरीके से आप ट्रेड करने वाले हो। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो स्ट्रेटजी बनती है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बनती है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? आप बाई तब करते हो जब बाजार अप ट्रेंड में होता है, आप सेल तब करते हो जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास। अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो, ट्रेंड फॉलोइंग। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है मार्केट में? ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको फाइंड करना होता है कि किस सपोर्ट एरिया कहां पे है और रेजिस्टेंस लेवल कहां पे है, और जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है। जैसे मान के चलो कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आप उस टाइम पे बाई करते हो, ब्रेकआउट ट्रेड हो गया। अगर कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है तो उस टाइम पे आप सेल करते हो, ये भी ब्रेकआउट ट्रेड हो गया। तो अगर ये स्ट्रेटजी पहले से है, पहले से आपके पास प्लान है, पहले से आपके पास रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रॉ है, सपोर्ट एरिया भी ड्रॉ है, तो आप आसानी से उसको ट्रेड कर सकते हो। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं भाई, जल्दी जल्दी लगातार बैठे हैं मार्केट में लगातार कि भाई ठीक है, अरे रेजिस्टेंस इसका ब्रेक हो गया, चलो ये खरीद लो, सपोर्ट इसका ब्रेक हो गया, चलो ये बेच दो। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता। ऐसे ट्रेडिंग में फिर वो ओवर ट्रेडिंग में जाते हैं, फिर लॉस होते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो उस तरीके से काम नहीं करता। आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए कि किस टाइप से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है रेंज ट्रेडिंग। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो मार्केट रहती है वो रेंज बाउंड रहती है, और कोई भी स्टॉक सबसे ज्यादा रेंज बाउंड में ट्रेड करता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में तो करता ही है। तो आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये देखना है
कि वो कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट्स के हिसाब से काम करना है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकते हो। और अगर आप रेंज बाउंड में अगर वो स्टॉक चल रहा है तो आप रेंज बाउंड में कैसे ट्रेड करोगे? रेंज बाउंड में आप ट्रेड करोगे, कहां बाई करना है? सपोर्ट लेवल पे। रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है? रेंज बाउंड से समझते हैं। रेंज बाउंड का मतलब क्या होगा? रेंज बाउंड का मतलब हो गया, मान के चलो कोई स्टॉक है जिसका अपर रेंज 1050 पे है और डाउन रेंज उसका आ रहा है मान के चलो 950 में, 900 का मान लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे जोन बने हुए हैं, तो जब भी ये सपोर्ट एरिया में जाए यानी 900 के एरिया में जाए तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप बाई करोगे। और जब भी ये रेजिस्टेंस एरिया में जाए तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप सेल करोगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, वो तो चार्ट ट्रेडिंग और बाकी सारी चीजें उसका अलग टॉपिक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा तो ये हो गया क्या आपका क्लियर कट एक स्ट्रेटजी हो गई कि किस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड करने वाले हो अपने ट्रेडिंग। नेक्स्ट, ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्टॉप लॉस नहीं लगाता और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं समझ में आता तो आप देख सकते हैं, हमने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके उस पर देख सकते हैं। क्लियरली मैंने मेंशन करा हुआ कैसे स्टॉप लॉस और कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, तो वहां से जाके आप वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। दूसरा, हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या करता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी आप पॉइंट लगाएंगे, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपने खरीदा 500 में, कोई स्टॉक आपने बाय किया और आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, एसएल ऑर्डर लगा दिया मान के चलिए 490 में। मान लेते हैं कि आपने 100 शेयर खरीदा, 100 शेयर आपने बाय किया और 490 में स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी 10 रुपए पर शेयर आपने एसएल लिया, लॉस लिया। तो जैसे ही 490 पे पॉइंट्स पे शेयर पहुंचेगा, ऑटोमेटिक आपका सौदा क्या हो जाएगा? आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा आपके कैपिटल को। मैक्सिमम जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेडर हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपको लॉस को स्टॉप कर देगा, छोटा नुकसान से आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। टिपिकली लोग क्या करते हैं? नॉर्मली जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, 1 या 2% का पर ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो तो 1-2% का पर ट्रेड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको चार्ट के हिसाब से, प्राइस लेवल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और पहले से डिसाइड होना चाहिए कि पर ट्रेड आप कितना नुकसान लेने वाले हो और उसके हिसाब से आप क्वांटिटी को बाय करो या सेल करो, ठीक है। क्वांटिटी आपकी लॉस के हिसाब से होना चाहिए कि कितना नुकसान आप लेने वाले हो। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं चैनल पे। इसके बाद नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और स्टॉप लॉस से रिलेटेड ही टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी भी तरह के ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर रिस्क मैनेज नहीं है तो पता चलेगा प्रॉफिट इंसान छोटा छोटा लेता है। प्रॉफिट कितना लेगा? वो प्रॉफिट लेगा भाई पर ट्रेड 1000 रुपए का ले लिया, 500 का ले लिया, 1500, 2000 का ले लिया, लेकिन जब वो नुकसान नहीं, नुकसान का कोई दायरा ही नहीं है, कोई रिस्क सेट ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मान के चलो आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपके गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है और ड्राइविंग कर रहे हो तो ये 100% क्लियर है कि क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है, पर ट्रेड आप क्या कर सकते हो? सिंगल ट्रेड अगर आप ट्रेड कर रहे हो या पर डे में मैक्सिमम आपके कैपिटल का पर डे 1 या 2% या पर ट्रेड 1 या 2% ही आपका लॉस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं,
जैसे मान के चलो आपका कैपिटल जो है 1 लाख का है, 1 लाख का कैपिटल है, तो एक दिन में 1-2% का ही आप मैक्सिमम लॉस लो, 1 से 2% का मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हो, या कहे कि पर ट्रेड आप 1 से 2% का। लेकिन ऐसा नहीं है अगर पर ट्रेड आप 1 से 2% का लोगे, पता चलेगा पूरे दिन में 10 ट्रेड ले लिया आपने, 10 लॉस में गया तो 20% कैपिटल एक ही दिन में साफ कर दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट मेरे ख्याल से अगर आप डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो 1 से 2% पर डे का होना चाहिए। और अगर आपका जैसे मान के लिए 1-2% यानी 1 लाख में आपका 1000 रुपए, 1000 से 2000 रुपए का नुकसान गया ना, आप एक काम करो, उस दिन बाजार को छोड़ दो, उस दिन उसके बाद मार्केट को देखो ही मत। कोई जरूरत नहीं है उस लॉस को कवर करने का। उस लॉस को कवर करने जाओगे 2000 के जगह आप 10,000 देके चले आओगे। बाजार को छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं यार अब 2000 का नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं सिर्फ मार्केट को देखूंगा। तो भाई ये इतना बड़ा अट्रैक्शन है कि आप देख ही नहीं पाओगे। सिर्फ बिना ट्रेड लिए आप देखोगे तुरंत तो आपको अट्रैक्ट करेगा। हर ट्रेड फिर लॉस होने के बाद हर ट्रेड आपको लगेगा कि इस ट्रेड को अगर मैंने ले लिया तो यहां से मेरा नुकसान कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम जो बड़े बड़े लॉसेज होते हैं लोगों के, बड़े बड़े जो नुकसान होते हैं वो अपना लॉस कवर करने के चक्कर में। तो जो भी आपके प्लान में डिसाइड है कि भाई 1-2% का कैपिटल जाएगा तो मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, तो उस दिन मार्केट को छोड़ दो, देखो ही मत, कुछ और काम करो। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पोजीशन साइज, अगर इसमें अब 1-2% का कैपिटल, अब इसमें एक चीज और आपको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, मान के चलो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि 1000 से 2000 में नुकसान लूंगा, लेकिन अगर किसी शेयर की वोलेटिलिटी 5 रुपए 10 रुपए प्लस माइनस की है, मान के चलो कोई स्टॉक है उसकी वोलेटिलिटी जो है 10 रुपया प्लस माइनस है, और आप उसमें सीधे ट्रेड कर रहे हो, कितने 1000 शेयर में आप ट्रेड कर रहे हो। क्वांटिटी आपने क्या कर ली, क्वांटिटी आपने 1000 शेयर कर ली। तो भाई 1000 शेयर आपने क्वांटिटी कर ली और स्टॉक 10 रुपए ऊपर नीचे मूव करता है, तो आपका तो स्टॉप लॉस ही नहीं टिकेगा। तो क्वांटिटी आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए, पोजीशन साइजेज आपका पहले से होना चाहिए, तभी आप अपने ट्रेडिंग को कर सकते हो। आपके पास पहले से डिसाइड होना चाहिए कितना कैपिटल आप किस ट्रेड में एलोकेट कर रहे हो, तभी रिस्क मैनेज होगा। कैपिटल एलोकेशन बहुत जरूरी है। पता चल रहा है कि जैसे मान के चलो कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसमें आप 50,000 का कैपिटल लगा रहे हो, और किसी ट्रेड में आपने 5 लाख का कैपिटल लगा लिया, वही ट्रेड आपका नुकसान देके चला गया, तो नुकसान आपका बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट आपका छोटा रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कल शाम को 5 बजे बाजार खुला हुआ था। ठीक है। अभी आज 16 तारीख है, कल 15 नवंबर को 5 बजे कमोडिटी मार्केट ओपन थी। मैं जिंक का ट्रेड कर रहा था। अब उसमें बायर और सेलर के बीच में, आप बिलीव नहीं करोगे, जिंक का लॉट साइज जो है कितने का है, 5000 का लॉट साइज है, बड़े लॉट का। बायर और सेलर के बीच में 25 पैसे का गैप था। यानी आप जब खरीदने जा रहे हो तो 25 पैसा महंगा बाई हो रहा है, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हो तो 25 पैसा सस्ता बाई हो रहा है। यानी 50 पैसे तो यहीं चला गया, 0.5 पैसा तो यहीं चला गया। 0.5 पैसा का मतलब कितना हो गया कि भाई 2500 रुपए का स्लीपेज है, 2500 रुपए का स्लीपेज जा रहा है मेरा बाई और सेल में। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, बायर सेलर नहीं है, बायर सेलर के बीच में गैप ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक भी हैं, बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर भी होते हैं जिनमें बायर सेलर के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है, 3-3, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए बायर सेलर के बीच में गैप रहता है। तो जब आप खरीदने जाते हो तो महंगा बाई होता है और बेचने जाते हो तो सस्ता, उसको इंपैक्ट कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत, यहाँ पे जैसे टेक्निकली लिखा मैंने मेंशन करा, बिड आस्क के बीच में जो स्प्रेड होता है, बिड और आस्क के बीच में, वो क्या कर देता है, आपको लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो जिसमें लो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ऐसे स्टॉक जो बहुत छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन के होते हैं, जैसे मान के चलो 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 200 करोड़ का मार्केट, तो उसमें आप देखोगे ना बायर सेलर के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहेगा।
तो आप जिस भाव पे बेचना चाहते हो वो सौदा बिकेगा नहीं, जिस भाव पे आप खरीदना चाहते हो वो सौदा बाई नहीं होगा। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो हमेशा आपको ऐसे स्क्रिप्ट को फाइंड करना है, ऐसे सिंबल को फाइंड करना है जिसमें क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी हाई होना चाहिए, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए ट्रेड। यही रीजन है कि इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुख जो मैं बार बार डिस्कस करता हूं, अभी पहले भी आपको बताया, क्या है भाई? ओवर ट्रेडिंग। लोग आके बोलते हैं भाई मैंने 10 लाख रुपए साफ कर दिए मार्केट में, 20 लाख रुपए मार्केट में गंवा दिए। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आप सवाल पूछोगे भाई नुकसान कितने दिन में आपने किया 10 लाख रुपए, तो अगर उसने पूरे टाइम अगर 1 साल ट्रेडिंग करी होगी ना, तो 1 साल में से ये 10 लाख रुपए जो गए होंगे ना, मैक्सिमम 10 से 12 दिन में चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, नुकसान को कवर करना। इंसान कैसे काम करता है? पहले करता है कि भाई मान के चलो उसका 50,000 का नुकसान हो गया, अब वो सोचेगा यार इस 50,000 का नुकसान ना मुझे इसी महीने कवर करना है, तो अब क्या करेगा, क्वांटिटी बड़ी कर देगा। या सुबह सुबह मान के चलो कोई सौदा लिया और 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए या 5,000 का नुकसान हो गया, रिस्क मैनेज नहीं है, तो उस टाइम पे इंसान क्या करेगा, क्वांटिटी लेगा, 5,000 क्वांटिटी में ट्रेड, यार 5,000 क्वांटिटी उठाता हूं और 1 रुपए ऊपर निकल जाऊंगा। और चांस की बात होती है, मैं आपको बता रहा हूं कि 99% उसको 1 रुपया नहीं मिलता है, और वहीं से उसका नुकसान 5,000 से बढ़ के फिर वो 20,000 का हो जाता है। उसके बाद वो इस हालत में नहीं होता है कि बाजार को छोड़ के जाए, और 5,000 बचाने के चक्कर में 20,000, 30,000, यहां तक कि लोगों के अकाउंट साफ हो जाते हैं एक एक दिन में। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। सिंपल तरीका है, अगर आप अपने कैपिटल को बचाए रखोगे, मैं बार बार बोलता हूं भाई पिच पे टिकना जरूरी है। अगर आप बाजार में बने रहोगे तो बहुत सारे मौके मिलेंगे मार्केट में कमाने के लिए, काफी मौके मिलेंगे, और कई बारी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप पिच पे टिके हो तो नो बॉल भी आएगी, फ्री हिट भी मिलेगा, फुल टॉस भी मिलेगा, खराब बॉल भी आएगी जिसपे आप अच्छे रन बना सकते हो। लेकिन आप आउट ही हो गए, भाई पता चल रहा है कि रन नहीं बन रहा 5 बॉल में और छठी बॉल में उड़ा के छक्का मारने। मैक्सिमम प्लेयर देखना आप, क्रिकेट अगर आप देखते हो तो 3-4 डॉट बॉल गई, उसके बाद लगा कि भाई अब बढ़ के मारते हैं, पता चलता है कि पीछे गया, स्टंपिंग है या बोल्ड हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टिक करना है अपने प्लान को। इंपल्सिव ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग कब होता है? इंपल्सिव ट्रेड इमोशन में आके होता है। ठीक है, रिकवर ऑफ लॉसेज, ये कॉमन पिटफॉल है कि बार बार अपने लॉस को रिकवर करना। कब आपको ट्रेड करना है? केवल तब ट्रेड करना है जब आप देखो कि अपॉर्चुनिटी आपकी क्लियर है। व्हेन यू सी क्लियर अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी, आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है उसमें क्लियर कट आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्लियर कट आपको एंट्री दिख रहा है, तभी आप एंट्री लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो कॉमन सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, अगर आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आता है फिर तो आप बिना किसी इंडिकेटर के भी अच्छे से ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अब टेक्निकल इंडिकेटर, एक कॉमन, सबसे कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से आप क्या करते हो, मूविंग एवरेज से आइडेंटिफाई करते हो ट्रेंड को, बाजार का ट्रेंड कहां है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, अब साइडवेज में है। ये किससे पता चल जाएगा आपको? मूविंग एवरेज से। मैंने काफी सारे वीडियो चैनल पे बना रखे हैं, अगर आप जाके देखोगे तो उसमें मूविंग एवरेज पे काफी कई स्ट्रेटजी ऐसे बनी हुई है, आपको इजीली मिल जाएगा और उससे आप बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे आपको बायर और सेलर के बीच का स्ट्रेंथ पता चलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलता है कि बाजार किस जोन में है, ओवरबॉट जोन में है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या ओवरसोल्ड जोन में है, बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओवरबॉट जोन में है, तो वहां पे बाइंग से थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको क्लियर दिखना चाहिए कि कैसे आप उसको ट्रेड करोगे। दूसरा,
MACD क्या है? ये रिवर्सल आपको क्लियर बताता है। MACD मूविंग एवरेज से बना हुआ ही एक टेक्निकल इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि कब मार्केट का टर्न अराउंड हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस से क्या पता चलेगा? देखो, मैंने वीडियो डाले हुए ऑलरेडी चैनल पे वॉल्यूम के ऊपर। अगर कोई स्टॉक बढ़ना होगा, लंबी रैली अगर किसी भी स्टॉक में आएगी या बड़ी गिरावट आएगी, बिना वॉल्यूम के आ ही नहीं सकती। अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप क्लियर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे एंट्री एग्जिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम पे जरूर ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट, स्टिक टू अ टाइम फ्रेम। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? कई बार क्या होता है कि बहुत लोग भाई एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चालू कर देते हैं। भाई इंट्राडे ट्रेडर ठीक हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी को भी देखना पड़ेगा। क्या आप एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट कर सकते हो? इतना फास्ट आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो? तब तो ठीक है, करो आप, उसका बैक टेस्ट करो, प्रॉफिट लॉस देखो, करो आप। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए कंफर्टेबली सूट कर रहा है, कि जहां पे आप आसानी से एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसा है जो कि पूरे दिन में किसी भी स्टॉक में एक या दो ट्रेड अच्छा एंट्री एग्जिट मिलता है। ठीक है, तो आपको, अब जैसे लोग यूज करते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट का ट्रेड, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 5 मिनट भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करो, कंटिन्यू उसी टाइम फ्रेम के साथ सारे ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं ट्रेड कर रहा हूं 1 मिनट के हिसाब से, 2-3 दिन 1 मिनट का ट्रेड किया, उसके हिसाब से 5 मिनट का ट्रेड करने लगे, फिर 15 मिनट का ट्रेड करना, फिर 1-1 घंटे का ट्रेड। तो टाइम फ्रेम आपको स्ट्रिक्टली एक ही टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करोगे तो आपको स्ट्रेटजी का भी पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी कितने काम कर रही है और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। डेवलप हैबिट करना है आपको, हैबिट डेवलप करना है कि ये मैंने ऑलरेडी बना दिया आपको कि लार्जर टाइम फ्रेम या शॉर्टर टाइम फ्रेम, बार बार अपनी हैबिट को आप ये डेवलप करो कि आप जिस टाइम फ्रेम को अपने प्लान में रखा उसी टाइम फ्रेम को आपको ट्रेड करना है। राइट, नेक्स्ट, सबसे जरूरी चीज, महाभारत आप लोगों ने सबने टीवी सीरियल में देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल था, बहुत इंपॉर्टेंस एक योद्धा थे अभिमन्यु। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो उस टाइम पे जब अर्जुन अवेलेबल नहीं थे तो क्या हुआ था? अभिमन्यु एक ऐसे थे जो कि चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे पांडवों की तरफ से, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनको एंट्री तो आती थी, चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, तो चक्रव्यूह तोड़ के घुस सकते थे, लेकिन उससे निकलना नहीं आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। तो चाहे कोई भी बैटल हो, युद्ध हो, या फिर कोई भी बिजनेस प्लान हो, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्लान हो, अगर आपको एग्जिट नहीं पता, बाहर कैसे निकलना है, तो दशा वही होनी है जो अभिमन्यु की हुई थी। आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे या आपका अकाउंट साफ हो जाएगा, टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो। ठीक है, तो आपको सीरियसली आपके प्लान में पहले से पता होना चाहिए कि कब आप प्लान से बाहर हो जाओगे ट्रेड लेने से पहले। ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिया उसके बाद प्लान बना रहे हैं कि मुझे एग्जिट कैसे होना है, ये आपको ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। मैंने मेंशन भी किया हुआ है ऑलरेडी, नो व्हेन टू एग्जिट द a trade before you enter, set both profit taking target and stop loss, ensure don't hold to trade long when a trade against you। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती टिके हुए हो, तो फिर आपका नुकसान तय है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस में आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कितना प्रॉफिट आएगा तो मैं निकल लूंगा और कितना लॉस आएगा तो निकल लूंगा। आप ये दोनों टारगेट पहले से सेट भी कर सकते हो, प्रॉफिट के भी टारगेट लगा सकते हो, लॉस के भी, स्टॉप लॉस के भी टारगेट आप लगा सकते हो, स्टॉप लॉस के भी बिड लगा सकते हो।
ठीक है, तो एग्जिट प्लान जरूर होना चाहिए आपके ट्रेडिंग प्लान में। नेक्स्ट, अब पार्ट आता है साइकोलॉजी का, कंट्रोल योर इमोशन। अब कंट्रोल योर इमोशन, अगर इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, आपने ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत नुकसान गया, डर लगने लगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रेड लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस के पास सौदा जाता है, स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर देते हैं। जहां थोड़ा और नीचे किया और चला गया तो फिर और नीचे कर देते हैं, और चला गया, अरे यार, फिर सोचते हैं अरे यार अब तो 5,000 का नुकसान तो हो ही रहा है, ये काम करते हैं और कितना गिरेगा, स्टॉप लॉस हटा देते हैं। और जैसे ही सोचा कि और कितना गिरेगा, वैसे ही काम हो जाना है। वही ट्रेड आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो जाएगा, वही ले जाएगा आपका अकाउंट। जैसे आपने सोच लिया ना कि मेरे खिलाफ बाजार कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे जाएगा, तो कई बारी वो दिन ही ऐसा होता है कि उस दिन ही सबसे ज्यादा आपके अगेंस्ट चलना होता है उस शेयर को, क्योंकि आप बैठे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट। ट्रेंड चेंज हो चुका है लेकिन आप निकलने वाले नहीं है, तो फिर आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको इमोशनली इंटेंस होकर ट्रेड नहीं लेना है, आपको अवॉइड करना है फियर और ग्रिड को, अपने डिसीजन को डिटेक्ट करके और आपको काम करना है। सबसे मेन पॉइंट, स्टिक योर प्लान एंड बी डिसिप्लिन। मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है डिसिप्लिन के ऊपर, आप जितना मर्जी सीख लो, चाहे आपको इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी देखे हैं कि बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड किया और पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो गया, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं थे, उन्होंने मार्केट को चैलेंज किया। बाजार को आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, चाहे किसी के पास कितना भी बड़ा पैसा हो, बाजार को चैलेंज नहीं कर सकता जब वो उसके अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो आपको अपने आप में डिसिप्लिन रखना है। आपने स्टिक कर लिया कि भाई मेरा डेली का नुकसान अगर 2,000 रुपए का होगा तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, तो आप 2,000 के लॉस में बाजार को छोड़ दो। या आपने डिसाइड किया कि मेरा 5,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं बाजार को छोड़ दूंगा, तो 5,000 के प्रॉफिट में मार्केट को आप छोड़ दो। नहीं तो पता चलेगा ये 5,000 रुपए जो आपने कमाया है वो भी ले जाएगा, और अगर आपने 2,000 के लॉस में भी कंटिन्यू रखा तो फिर पता चलेगा 2,000 का लॉस 10,000 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मार्केट आवर में जब आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको क्या करना है कि एक्टिव जब आवर हो, जब बाजार थोड़ा बहुत, जैसे मार्केट, अपने इंडियन मार्केट कब ओपन होती है? इंडियन मार्केट ओपन होती है कितने बजे? एक्टिव ट्रेडिंग 9:15 बजे से चालू हो जाता है और रहता है कितने बजे तक? 3:30 तक। ठीक है, प्री सेशन और क्लोजिंग सेशन में छोड़ देता हूं। तो स्टार्टिंग के मेरा ऐसा मानना है कि 9:45 कब से स्टार्ट करना चाहिए आपको फर्स्ट ट्रेड? आधे घंटे पहले बाजार को आप देखो, समझो क्या मोमेंटम हो रहा है, किधर बाजार जा रहा है। 9:45 से लेके और 11:45 2 घंटे ये होते हैं आपके फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में 1 बजे से लेके 3 बजे तक 2 घंटे ये होते हैं। इसके बाद का आधा घंटा, इसके पहले का आधा घंटा, और बीच में जो टाइम आ रहा है आपके 1.25 घंटे का, इस बीच में बाजार, बीच का जो टाइम होता है उसमें मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज में जाती है, क्योंकि उसके बाद यूरोपियन मार्केट ओपन होना होता है, डाउ फ्यूचर और आपका नेस्डैक फ्यूचर ओपन होना होता है। तो उसके पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड ट्रेड 1 बजे से बाद 1:30 बजे के बाद, मतलब 2 ही सेशन। मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ 2 टाइम ऐसा होता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, जिसमें आपको एक अच्छा ट्रेंड, अच्छा वॉल्यूम, अच्छा वॉलेटिलिटी मिलता है, जहां पे कि आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बाजार में मोमेंट ही नहीं होगा तो आप क्या ट्रेड करोगे? आपने ट्रेड मान के चलो 12 बजे प्लान किया, मैक्सिमम आप देखना 12 बजे जो आप ट्रेड प्लान करते हो 12 से 1 बजे के बीच में वही में घूमते रहता है, और उसके बाद एकदम से स्पाइक मोमेंटम होता है यूरोपियन मार्केट के साथ, और अगर आप अगेंस्ट में हो तो आप एग्जिट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? टाइम डिसाइड करना है किस टाइम पे आपको, ये 2 ही टाइम ऐसा है, इस टाइम पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इस टाइम पे आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है कि बाजार में न्यूज के साथ आपको अपडेट रहना है। मार्केट में कोई खबर आ रही है आपको पता ही नहीं है, एकदम से मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई, आपके सारे स्टॉप लॉस उड़ गए और उसके बाद से फिर से सेटल हो गया,
तो आपको पता, या फिर मान के चलो कि किसी स्टॉक का रिजल्ट है, अर्निंग आना है, अर्निंग क्वार्टरली रिजल्ट आना है, आप उसमें ट्रेड लेके बैठे हैं और एकदम से रिजल्ट आया और एकदम से बहुत तेज फ्लक्चुएशन आ गया। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके फ्यूचर में सौदे हैं, डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट में सौदा है, रिजल्ट के टाइम पे, न्यूज के टाइम पे आपके स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस बाउंस कर जाता है। अब स्टॉप लॉस कैसे बाउंस करता है आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। और आप बोलोगे अरे यार मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था, मेरा सौदा कटा नहीं। तो ऐसे टाइम पे आपको अपडेट रहना होता है मार्केट न्यूज के साथ, पूरा अटेंशन आपको पे करना है। इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स, अर्निंग रिपोर्ट, भाई क्या डेटा आ रहा है, अनाउंसमेंट क्या है, न्यूज इवेंट क्या हो रहा है जो कि बाजार को अफेक्ट कर सकता है, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, वोलेटिलिटी क्रिएट करती है, और इससे इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपके लिए अगेंस्ट भी जाता है। अब इसके बाद, लेकिन अगर आपको हर न्यूज पे रिएक्ट नहीं करना, अपनी स्ट्रेटजी के साथ आपको स्ट्रिक्ट रहना है। ऐसा नहीं कि न्यूज आया, मोमेंटम आए, वहां पे कूद पड़े, न्यूज आया, मोमेंटम आए, सीधे कूद गए। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही फोकस करना है, स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करना है। न्यूज को तो ध्यान देना है, बट बिना स्ट्रेटजी के आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होंगे। अब जब भी आप ट्रेड करते हो, जो भी आपने देखो, बाजार में ऐसा नहीं है गलती नहीं होगी, सबसे गलती होती है। हमें इतने साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, उसके बावजूद भी गलती होती है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि आपको अपनी गलती को दोहराना नहीं है, बार बार उसी गलती को नहीं करना। उस गलती से आप सीखो कि ये गलती हुई क्यों, दोबारा उस गलती को नहीं करना है। अगर आप दोबारा उस गलती को नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो मिस्टेक्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, उसके नंबर्स बहुत कम हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो अपनी गलतियों से आपको सीखना है। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना है अपना। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नल का मतलब होता है कि आज आपकी स्ट्रेटजी ने कितना ट्रेड दिया, उसमें क्या स्ट्रेटजी थी, स्टॉप लॉस गया कि टारगेट गया, क्या आपने उससे सीखा, अगर स्टॉप लॉस गया तो क्यों गया, टारगेट लगा तो कितने % का लगा, वो पूरा का पूरा आप नोट करो। बहुत कम ऐसे ट्रेडर हैं जो ये पूरा अपना एक्टिव प्रैक्टिस में सारी चीजें लेके आ पाते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से ये सारी चीजें लेके आओगे अपने ट्रेडिंग में तो आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा, आपके मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, कि आपके रीजन क्या थे, जो भी आपका ट्रेड्स था उसके पीछे क्या रीजन था, ये सारी चीजें आपको उससे ट्रैक करने के लिए आसानी होगी। अब देखो, डोंट चेस द मार्केट, मार्केट को कभी पीछा नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई शेयर आपने सोचा कि यार मुझे ये शेयर खरीदना था और आज से छूट गया, ट्रेड नहीं ले पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो 5% चल गया फिर आप जाके उसमें कूद रहे हो। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आपकी स्ट्रेटजी फिर से एंट्री देगी, वो शेयर नहीं कोई और शेयर सही, कोई और नहीं, उसके अलावा कोई और सही। तो अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेगा। लेकिन अगर आप फोमो में जाके एकदम से इंपल्सिव होके बहुत महंगे रेट में खरीद लिया आपने, या बहुत सस्ते रेट में शॉर्ट सेलिंग कर दिया, कई बार क्या होता है कि बाजार कई बार गैप डाउन खुल जाता है और लोग 9 बजे से खुलते मार्केट सीधे शॉर्ट सेलिंग में कूद जाते हैं या घबरा के बेच देते हैं, और उसके बाद होता है कि मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और लॉस हो जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस चले जाते हैं। तो कभी भी आपको फोमो के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। जंपिंग इनटू द ट्रेड व्हेन यू आर मिस्ड इनिशियल मूव, रिजल्ट बाइंग एट हायर प्राइस, चेसिंग द फॉल्स ब्रेकआउट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाएंगे और अपना नुकसान दे देंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो, अगर आप नए हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, स्टार्ट विद स्मॉल। मतलब if you are new in intraday trading, start with a small position size and gradually increase them as you gain experience and confidence। बहुत सिंपल तरीका है। मान के चलो आप गाड़ी सीखने जा रहे हो, क्या ऐसा होता है पहले दिन जाके सीधे 100 की स्पीड पे दौड़ाते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो,
सबसे पहले आप किसी पार्क में जाके सीखते हो, किसी अपने घर के कोई है या फिर कोई सिखाने वाला है, कोई ड्राइविंग स्कूल वाला भी है, तो क्या करता है, आपको सबसे पहले ले जाके किसी पार्क में सिखाता है। धीरे धीरे आप वो अपना कंट्रोल संभालने लगते हो, स्टीयरिंग आपको समझ में आता है, कहां से कितना काटना है वो समझ में आता है, कैसे गियर लगाना है, कैसे क्लच ब्रेक क्या फंक्शन है, कैसे रेस का फंक्शन है, कैसे पैर अपना जमाना है, कैसे हाथ पे पूरा सेट करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब 2-4 दिन पार्क की प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा किसी खाली रोड पे जाते हैं जहां पे बहुत कम ट्रैफिक हो, वहां भी 10-20 की स्पीड में चलाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे किनारे किनारे, दोनों लाइट के दोनों डीपर जला के। आपने देखे होंगे लोग ऐसे सीखते हैं। उसके बाद धीरे से जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है, फिर वो थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस गेन करके, और वो फिर वही लोग हाईवे पे भी चलाते हैं, फिर बाद में कुछ दिन बाद जब एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हो जाता है, और उसके बाद फिर वो एक्सप्रेसवे पे भी चलाते हैं। और पहले दिन ही सीधे हाईवे पे लेके निकल गए तो या तो आप किसी को उड़ा दोगे या कोई आपको उड़ा देगा, दोनों में से एक काम है कि आपको उड़ना है। ठीक है, तो आपको नया जब शुरुआत करो तो बिल्कुल छोटे से शुरुआत करो, कम कैपिटल और कम। लास्ट मैंने कुछ ट्रेडिंग एग्जांपल, वैसे तो मेरे चैनल पे काफी सारे स्ट्रेटजी डली हुई है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, उसका बैक टेस्ट करके रिजल्ट, बैक टेस्ट रिपोर्ट भी डला हुआ है। उसमें मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग से बैक टेस्ट भी किया था, एआई से उसमें बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, वो भी आप जाके एक बार देखना चैनल पे। काफी सारा, काफी नॉलेजेबल और काफी मेहनत से मैंने ये सारी चीजें बनाई हुई है। अगर आप एक बार जाके देखेंगे चैनल पे वीडियो को तो काफी सारा नॉलेज आपको उसमें मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी। मैंने एक रैंडमली, देखो पहले डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, ऐसा ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि ये ले जाके आप अपने उसमें लगा दिया, कल से आपने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया और इसमें आपको प्रॉफिट होने लगे। ठीक है, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस का कोई क्लेम नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेटजी आपको एग्जांपल के लिए बताया कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने किया बाय व्हेन द स्टॉक प्राइस क्रॉस अबव मूविंग एवरेज। कोई भी आपने मूविंग एवरेज ले लिया, जैसे मान के चलो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज ले लिया, सॉरी 15 पीरियड का, अगर प्राइस उसके ऊपर जाता है तो बाय किया। एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आरएसआई इज ऑल्सो एबव 60, आरएसआई 60 को क्रॉस करे, ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो हम बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे, जब स्टॉक ड्रॉप बिलो मूविंग एवरेज और आरएसआई क्रॉस बिलो 40। अगर आरएसआई 40 के नीचे होगा, क्रॉस करेगा और स्टॉक मूविंग एवरेज से नीचे जाएगा स्टॉक प्राइस, तो उसको हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक रैंडम एक स्ट्रेटजी हमने बनाया कि कैसे हमने एक बाई और सेल एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी बनाई हमने। ठीक है, इसके साथ साथ और भी सारी चीजें होती हैं भाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, बहुत सारी चीजें। तो धीरे धीरे आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए। कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपको इशू आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डालिए, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको कस्टमाइज कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट करेंगे। और आपको मेरी आपसे सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा जब भी आप इस वीडियो को तब देखें जब आपके पास अच्छा खासा पीस टाइम हो, शांति से समझने के लिए समय हो, आप पूरा डिटेल में इसको देखिए, समझिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी ना किसी का नुकसान ही बचेगा। मेरा एजेंडा क्लियर है भाई, मेरे चैनल से अगर कोई सीख के प्रॉफिट कमाए ना कमाए वो एक अलग पॉइंट्स है, मेरा एजेंडा क्लियर है कि नुकसान बचाने के लिए मैं बैठा हूं, कि अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो, चीजों को समझते हो, तो आप अपने लॉस को बचा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।